अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से एक माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए उसे गैर आइनी करार दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि इंतखाबी या इलेक्ट्रल बॉन्ड हक़ इत्तलात कानून की खिलाफ वर्जी करता है। नीज़ वोटरों को ये हक़ है कि उन्हें पार्टियों की फंडिंग के बारे में मालूमात हों। अदालत ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने की गरज से हक़ इत्तलात की खिलाफ वर्जी मुनासिब नहीं है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आइनी बेंच गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर से इस मामले पर बाकायदा समाअत शुरू की थी। इस दौरान अदालत ने इस केस की मुसलसिल 3 दिन तक समाअत की और अपना फैसला महफूज रखा था। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर आइनी करार देना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है। मामले की समाअत के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मुत्तफिका फैसले पर पहुंचे हैं। मेरे फैसले की तारीख जस्टिस गोवाई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने की। इसमें 2 राय है, एक मेरी अपनी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की। दोनों की इस्तिदलाल में थोड़ा सा फ़र्क है, ताहम दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए अनखरीफ संग बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी से मुशावरत के बाद संग बुनियाद तकरीब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। रियासती असम्बली में वोट ऑन अकाउंट बजट पर हुए मुबाहिस का जवाब देते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मजलिस की जानिब से उठाए गए अक़लियतों और पुराने शहर के तमाम मसाइल को हल करने हुकूमत पूरी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने रियासत की माशी सूरत हाल के बारे में भी तफसीली बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने रियासत को कर्ज़ों के दलदल में ढकेल दिया है। आज हालत यह है कि BRS हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्ज़ का सूद अदा करने के लिए भी मौजूदा हुकूमत को कर्ज़ लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में 2,75,000 करोड़ का खर्च का जो तखमीना रखा गया है, इस खर्च की अदायगी के लिए इस खर्च के लिए हुकूमत को करीब 62,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मजबूरी में कर्ज ले रही है, जबकि पिछली हुकूमत ने बाज़ाब्ता बिना किसी ख्याल के कर्ज का सिलसिला जारी रखा। हालत यह हुई कि आज रियासत जुमला 7,14,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा है। उन्होंने कहा कि रियासत की माशी सूरत हाल सुधारने के लिए कई इक़दामात किए जाएंगे। 10 సంవత్సరాల అధ్యక్ష ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసి 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 గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకొని పిచ్చోళ్ళే రాష్ట్రంలో యువత అంతా తిరుగుతూ ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల అధ్యక్ష గ్రూప్ 1 పరీక్ష కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలు పెడితే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్, రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని కోచింగ్ సెంటర్స్లో తల్లిదండ్రులు పాపం కూలీనాలు చేసుకొని పోగేసిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళ కోసం పెట్టుబడి పెడితే 10 సంవత్సరాలు ఒక గ్రూప్ 1 రిక్రూట్మెంట్ కూడా చేయలేకపోయారు. ఒక్కడు కూడా చేయలేకపోయారు కదా. ఎంతమంది తల్లులు కన్నీరు పెట్టారో మీకు తెలియదు కాదు. అటువంటి ఉద్యోగస్తుల కోసం ఈరోజు మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. ఎన్నికల హామీలప్పుడు కూడా చెప్పాము, మేము జాబ్ క్యాలెండర్ అనౌన్స్ చేస్తాం. ఈరోజు అధ్యక్ష పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేయటమే కాకుండా దానికి కావాల్సినటువంటి అదనపు సిబ్బందిని ఇచ్చాం. ఆ సిబ్బందికి కావాల్సిన 40 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే మంజూరు చేసే ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज कानून साज असम्बली में साल 2020-21 और 2022-23 के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर फाइनेंस ने 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले साल के लिए समाजी मालियात, समाजी इक़्तिसादी शोबों, महसूलात और अवामी शोबे के इदारों के मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत की कारकर्दगी की निशानदही की। CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2022-23 में हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई चंद पॉलिसियों ने अवामी वसाइल के नज़्म व नस्क में बेकायदगियों का मुजाहरा किया और माली कंट्रोल को कमज़ोर किया। इसमें कहा गया कि मुकर्रना को अब भी 2014-15 से 2020-21 तक की 2,14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा से अदायगियों को बाकायदा बनाना है। हुकूमत को महसूलात की कमी को पूरा करने के लिए इक़दामात करने हैं। तेलंगाना असम्बली में कई अरकान ने आज वक्फे सिफर में अपने हलकों के मसाइल उठाए। BRS के रुकने असम्बली पुल्ला राजेश्वर रेड्डी उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकाया जात अदा करें। खानापुर के MLA
भोजू ने कड़म प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया। वहीं हैदराबाद के अराकीन असम्बली दानम नागेंदर, मीर जुल्फ़िकार अली, जाफ़र हुसैन मिराज और दीगर ने भी अपने हलके के मसाइल असम्बली में उठाए। థ్యాంక్ యూ సార్. అధ్యక్ష, పాపం పొద్దున మీరు చాలా లిబరల్గా ఇచ్చారు, మరి స్త్రీలకు వచ్చేసరికి కట్ చేశారు టైమింగ్. వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి, కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వండి అధ్యక్ష. కాకపోతే కొంచెం ఈ సీరియస్ మ్యాటర్ కాబట్టి నేను మాట్లాడాలనుకున్నాను. మా నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష 2-3 ఈద్గా గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎంఎస్ మక్తాలో ఉంది, ఒకటి బంజారాహిల్స్లో ఉంది. రేపు రంజాన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి అది అక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ గార్బేజ్ అంతా అక్కడ నింపుతూ ఉన్నారు. నేను ఇప్పటికే రిప్రజెంటేషన్ చాలాసార్లు ఇచ్చి ఉన్నాను. అది కంటిన్యూస్గా గార్బేజ్ వేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా किंगकोटीलो शेर गेट किंगकोटीलो सीवरेज लाइन। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहता हूं आपके ज़रिए से कि मेरे इलाके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसके लिए साबिक़ा में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 52 करोड़ 50 लाख का उसको सैंक्शन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये बात असेंबली में फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके जाफर हुसैन गारू। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमाम बाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाजार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट खत्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहां पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे। क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूं सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर फर्ज करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूं, ये तमाम चीजों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना जरूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे यह मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना है। कानून साज असेंबली में बीजेपी के एक रुकन ने रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा दीगर 3 अहम शहरों के नाम तब्दील करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। आज असेंबली में वक्फा सिफर के दौरान निजामाबाद अर्बन हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन धनपाल सूर्य नारायणा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद को इंदौर, आदिलाबाद को एदुलापुरम और वरंगल को ओरुगुलू में तब्दील करे। बीजेपी रुकन असेंबली ने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को TS से TG में तब्दील करने और रियासत के सरकारी लोगों को भी तब्दील करने का फैसला किया है, तो ऐसे में नामों की तब्दीली के सिलसिले को जारी रखते हुए हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद को इंदौर और आदिलाबाद को एदुलापुरम और वरंगल को ओरुगुलू में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के साथ रियासत के मज़कूरा शहरों के नामों को तब्दील करने का एक तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। రాష్ట్రంలో అన్ని యూనివర్సిటీలలో ఇంజనీరింగ్
కళాశాలలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో మాత్రమే లేదు అధ్యక్ష. తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి కూడా ప్రభుత్వం తక్షణమే ఇంజనీరింగ్ కళాశాల శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా మీరు తీసుకోవాల్సిన మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న అధ్యక్ష. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో 2023 ఎకరాలు 30 గుంటల దేవాలయ భూమి ఉంటే అధ్యక్ష, దాంట్లో 245.22 గుంటల దేవాలయ భూమి కబ్జాకు గురైంది అధ్యక్ష. కబ్జాలకు గురైన దేవాలయ భూములను కాపాడవలసిందిగా మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష, దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్న అధ్యక్ష. వీటి మరమ్మతులపైన దృష్టి పెట్టి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న అధ్యక్ష. స్పెషల్ ఫండ్ రిలీజ్ చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా కోరుతున్న అధ్యక్ష. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिलचस्प रिमार्क करते हुए कहा कि जल्द बीआरएस पार्टी 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर हरीश राव के रिमार्क से ऐसा महसूस होता है कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद साबिक वजीर तारक रामाराव की पेट में खंजर घोंपने के बराबर है। उन्होंने असेंबली के मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि हरीश राव ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर बनने का मंसूबा रखते हैं। अगर हरीश राव केसीआर की मुखालिफत करते हैं तो कांग्रेस पार्टी यकीनन उनकी तायद करेगी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बीआरएस पार्टी जल्द ही केटीआर, हरीश राव और कविता के नामों से तकसीम हो जाएगी और बीआरएस पार्टी में ही 4 पार्टियां होंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि हरीश राव को बीआरएस मुखनना पार्टी का लीडर भी बनाया गया, हालांकि इसके लिए 20 अरकान असेंबली की तायद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सदर केसीआर अब लाठी की मदद से चल रहे हैं, वो शेर कब बनेंगे? अगर एक 60 साल शख्स शेर बनता है तो उनका क्या होगा? हालांकि उनका वजन 86 किलो है। అనుకుంటారు మీరు అది దాన్ని అడగలేదు అధ్యక్ష. వచ్చిన రెండో రోజే ప్రతిపక్షం అంటే దాని ప్రతిపక్షానికి మీకు లేదు, మీరు ప్రతిపక్షం కాదు, ఫ్రస్ట్రేషన్ పక్షం. అధికారం పోయింది, ఏం చేయాలి? ఆయన అంటున్నాడు మా రేవంత్ రెడ్డి గారు కాదు, మన హరీష్ రావు గారు అంటున్నారు నేనే సీఎం అయితే అని. అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది అధ్యక్ష వీళ్ళకి. దానికి మనం ఏం చేయలేము, ఇక దాన్ని ఎవరేం చేయలేరు. ఇక దేవుడు కూడా కాపాడలేడు. ఒక్క నిమిషం సార్, దేవుడు కూడా కాపాడలేడు వీళ్ళని, దేవుడు కూడా కాపాడలేడు. రాక రాక నలవటకు వచ్చింది అధ్యక్ష. మన వర్షాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం, మంచినీళ్ళు లేవు. జగన్మోహన్ రెడ్డి బిర్యానీ తినిపించిండు, రాసిచ్చిండు. వస్తా అధ్యక్ష, వస్తా వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే అధ్యక్ష. ఎంత ఐరన్ లేక అంటే ఇలా పార్టీ పిల్లలు మన నేను లేకుంటే హోంగార్డ్ చనిపోతే కనీసం మా జిల్లా ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే కానీ కేసీఆర్ గారి चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। रियासत में बीआरएस की मुलाजिमत से महरूमी के बाद आवाम को तेलंगाना में मुलाजिमतें हासिल होना शुरू हो गई हैं। 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने तकर्रुरात के अमल का आगाज़ किया। यूपीएससी के खतूत पर टीएसपीएससी के जरिए शफाफ अंदाज में मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। ग्रुप 1 इम्तिहानात जल्द ही मुनक्किद किए जाएंगे। उनकी हुकूमत गरीबों के लिए काम कर रही है, जिस पर केसीआर और हरीश राव ने उन पर कीचड़ उछाला है। आज वजीर आला ने सिलेक्टेड गुरुकुल टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए थे। అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలు, అక్రమాలను, నిర్లక్ష్యాన్ని, కుటుంబ స్వార్థాన్ని గుర్తించి గత ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపి ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు అధికారంలోకి తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు మేమందరం మిత్రులందరూ మంత్రులుగా నేను సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సుదీర్ఘమైన సంవత్సరాలు ఎదురు చూసినా మీ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టలేదు. మీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినా కొన్ని పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ఆగిపోయినాయి. ఉద్యోగాలను ఊడగొడితే మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు. बंजारा भवन में संत श्री सेवालाल की 225वीं यौम पैदाइश की तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बंजारा बरादरी से मिलना इतना ही खुशी की बात है जितना कि कांग्रेस खानदान के अरकान से मिलना। उन्होंने कहा कि 1976 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बंजारा तबके को एसटी की फहरिस्त में शामिल किया था। बंजारों का रियासती सतह की सरकारी मुलाजिमतों में अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को बंजारा तबके के लिए मुतनाज़िब फंड्स मख्तस करने का सहरा जाता है। रियासत में उमरा की बादशाही ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से तेलंगाना में अब एक अवामी हुकूमत कायम हो गई है।
ట్రైబ్స్ లో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు చేర్పించారు. ఆ రోజు దీనికి సంబంధించి కీర్తిశేషులు జైపాల్ రెడ్డి గారు పూర్తి స్థాయిలో మాకు అందరికీ సహకరించి ఎస్టీ జాబితాలో చేర్పించడానికి కృషి చేసిండ్రు. ఎస్టీ జాబితాలో లంబాడ సోదరుల్ని చేర్చడం వల్ల ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లతో పాటు రాష్ట్ర స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో పెద్ద పెద్ద హోదాలలో ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా కొనసాగుతున్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో ఈరోజు ఆదివాసీ బంజారా సోదరులు కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అదేవిధంగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఉపాధి హామీ కూలి పథకాన్ని తేవడమే కాదు, ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఆ రోజు చట్టబద్ధత కల్పించి నిధులలో గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు, దళితులకు कांग्रेस पार्टी ने बेशतर फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी जमानत फराहम करने का तारीखी ऐलान किया है। मुल्क भर के किसानों का तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुतालबा था। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने रायपुर सेशन में ज़राअत पर करारदाद में वादा किया था कि एमएसपी पर वो कानूनी जमानत फराहम करेगी। पार्टी ने किसान तबके को तयखुन दिया कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनने के साथ ही ये इंडिया हुकूमत का पहला और अहम एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी ने 2014 से पहले किए गए वादों से इनहराफ किया। मोदी ने 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश करते हुए वादा किया था। स्वामीनाथन की सिफारिशात की बुनियाद पर एमएसपी फराहम किया जाएगा, जिनको हाल ही में बीजेपी ने भारत रत्न दिया था। बीजेपी को चाहिए कि अपनी सिफारिशात पर अमल करे, क्योंकि इससे उनको मसावी तौर पर अजीम खिराज पेश किया जा सकेगा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जो यहाँ की है उसी की बदौलत तेलंगाना राज बना है। अगर कांग्रेस नहीं चाहती, सोनिया जी नहीं चाहती, तो तेलंगाना नहीं बनता। तेलंगाना राज का हम लोगों ने वादा किया था, हमने निभाया। तेलंगाना जो टीआरएस पार्टी थी उसके कितने सदस्य थे पार्लियामेंट में? 2 सदस्य थे। क्या वो पास करा लेते कानून? तेलंगाना बना है तो केवल कांग्रेस के वादे पूरा करने की नीयत से सोनिया गांधी जी को श्रेय जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रेय जाता है। Sir, when farmers are protesting and agitating in Delhi, do you think this is the right time for the PM to go on a tour, sir? You know, it is very intriguing. Any political leader who's facing such huge agitation of the farmers, who's facing such huge anti-incumbency on the issue of unemployment, inflation, regional divide, is roaming around abroad without any worry about the mandate. Only one person who's assured of a mandate would do that. And what is his assurance? Why is he so assured? Because he is confident. आपसे कहा लैंड एक्विजिशन एक्ट को सबसे पहले खत्म करने का उनका प्रयास था, फिर उसको अमेंडमेंट करके उन्होंने राज्यों को, सरकार को अधिकार दे दिया, जबकि करना नहीं चाहिए था। किसानों का आंदोलन हुआ, 13 महीने चला और 13 महीने में समझौता हुआ। उन समझौता का 4 साल में उन्होंने पूरा करने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, और उनसे समझौते की बातचीत करने के लिए कॉरपोरेट मिनिस्टर को उनको लगा दिया। क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का प्रतिनिधि जो है, क्या वो किसानों के साथ कभी हमदर्दी रख सकता है? नहीं रख सकता। तो ये उनकी नीयत साफ है, उनकी नीयत बड़े कॉरपोरेट्स के साथ है और गरीब किसान मजदूर के साथ नहीं है। इस बार किसान और मजदूर एकता एक हो गई है। यदि आप देखेंगे कि पहले जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था उसका रेवेन्यू कम होता था और कॉरपोरेट्स का जो टैक्सेस थे वो ज़्यादा होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में वो